सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल डायनामिक्स में अपन एटवर्ड्स मशीन डिस्कस कर रहे थे, तो अब अपन अपनी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एटवर्ड्स मशीन 1। तो 1 से लेके एटवर्ड्स मशीन 10 अपने पास अप्रोक्सीमेटली 10 एटवर्ड्स मशीन है। एक एक मशीन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सारी मशीन्स में जो भी रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी रस्सी इनएक्सटेंसिबल है वहां पे अपन कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पहली वाली एटवर्ड्स मशीन है, इसमें देखो मैंने आंसर लिख रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के एरोस डायरेक्टेड है। ठीक है, और उन एक्सेलरेशन की वैल्यूज वहां पे लिखी है। उसमें जो फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, उस फ्रिक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे लिखी है। वो वैल्यू फिर से वेरिएबल है एंड दैट वैल्यू विल वेरी ऑन दिस। तो इतना पढ़ के अपने को ये तो समझ में आता है यार कि यहाँ पे अपने को पहले सिस्टम को स्टैटिक मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, कोई भी डायनेमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, डायनेमिक प्रॉब्लम है, मोशन हो रहा है, आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि मोशन ना होता तो आपको फोर्सेस का एनालिसिस और अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, फोर्सेस का एनालिसिस। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने बोला कि सिस्टम को, अपना सिस्टम जो है वो स्टैटिक है। तो जब स्टैटिक सिस्टम होगा तो ए स्मॉल एम एंड ए कैपिटल एम बोथ विल बी जीरो। सो व्हाट आई मीन बाय ए स्मॉल एम, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, और इस वाले ब्लॉक में मैंने क्या बोला, अलोंग द वेज ऊपर वाले डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अब अपन को बोला रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो लगा ही सकते हैं। तो ए स्मॉल एम प्लस ए कैपिटल एम जीरो, डायरेक्शन इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट थिंग अपन बोल सकते हैं, मैंने बोला है कि सिस्टम को अपन स्टैटिकली एनालाइज करने वाले हैं। तो स्टैटिकली एनालाइज जब इसको करेंगे तो लेट्स से स्मॉल एम जी इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक अपना रेस्ट पे है, अज्यूम करते हैं रेस्ट पे है, और पूरी कंटिन्यूस स्ट्रिंग में कभी भी टेंशन चेंज नहीं होती। तो अपन बोल सकते हैं कैपिटल टी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन थीटा। राइट, और मैंने बोला कि स्मॉल एम थोड़ा सा बड़ा था, तो हाँ स्मॉल एम बड़ा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है अभी। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक पे अपन नेट फोर्स जीरो करेंगे तो अपने को क्या इक्वेशन मिलेगी बताओ। वी विल गेट टी माइनस एफ माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे टी को डालो, अच्छा टी बराबर स्मॉल एम जी, क्योंकि अपना सिस्टम जो है वो स्टैटिक है, अभी सिस्टम रेस्ट पे है। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट इज स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा। ये अपनी फ्रिक्शन की वैल्यू आ चुकी है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। तो यहीं से अपन लास्ट में इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन अपने पास आ गया, अगर सिस्टम स्टैटिक होता तो। सिस्टम स्टैटिक होता तो फ्रिक्शन ये है। अब फ्रिक्शन जो भी है वैल्यू अपन जानते हैं कि फ्रिक्शन की जो भी वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल ऑन द वेज। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल ऑन द वेज जो अपन बोलते हैं ना, म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल ऑन द ब्लॉक, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस मैक्स जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये जो चीज होगी ना, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे कि मॉड ऑफ एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो इस वाले ब्लॉक पे ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, एम जी नीचे, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, एम जी का कॉस थीटा। राइट, सो म्यू एस कैपिटल एम जी कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से उठा के आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। सो वी कैन से दैट स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी का साइन थीटा। राइट, इसका जो मॉड है दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस कैपिटल एम जी कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, कोई सा भी जो नंबर है, राइट, इसका मॉड है, मतलब स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा का मॉड ले रहे हैं अपन, तो इस नंबर का मॉड ले रहे हैं, तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो मैंने बोला ये नंबर 4 है, राइट। 4 इज लेस देन 10। 4 10 से तो छोटा है लेकिन किसी से तो बड़ा होगा। सो 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर को आपको 0 से बड़ा करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब ये एक बहुत ही सिंपल सी अपनी मैथ्स की इनइक्वालिटी है। ठीक है, अगर अपन बोलते हैं कि कोई भी नंबर है x, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस a टू क्लोज इंटरवल a। तो अकॉर्डिंगली दिस इज x एंड दिस इज a। सो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू मॉड a, सॉरी, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ नहीं मिलता आपको, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ मिलता है, राइट। और इसको अपन भूल जाते तो अपना सॉल्यूशन जो है वो, इनइक्वालिटी में अपना जो सॉल्यूशन आता है उसमें भी अपन कुछ चीजें भूल जाते हैं, राइट। तो दैट इज अ वेरी बेसिक मिस्टेक, वो आपको नहीं करनी है यहाँ पे। तो अब मॉड को अपन ओपन करेंगे तो अपन लिख सकते हैं कि माइनस एम जी, है ना, स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस कैपिटल एम जी कॉस थीटा। राइट, अगर अपन ने मॉड नहीं लगाया होता तो अपन बस यहाँ तक पहुंचते, और मॉड लगाने के बाद में अपन ने सिस्टम का पूरा अच्छे से एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे माइनस म्यू एस कैपिटल एम जी कॉस थीटा, ये टर्म अपन भूले नहीं है। अब जी सब तरफ से कैंसिल कर दो और स्मॉल एम को यहाँ पे रहने दो, तो दिस शुड बी लेस देन, तो स्मॉल एम शुड बी लेस देन इक्वल टू, फिर कैपिटल एम को कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन थीटा।
plus mu s cos theta, right? And small m is greater than small m is right less than equal to this, but it is greater than equal to what? तो sin थीटा प्लस का बनेगा, कैपिटल m को वापस कॉमन लेंगे, तो sin थीटा अपने पास पॉजिटिव का है एंड माइनस का म्यू एस cos थीटा, वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब अपने पास स्मॉल m की रेंज आ चुकी है, तो इस स्मॉल m की रेंज के लिए अपना सिस्टम क्या रहेगा? स्टैटिक। तो क्वेश्चन में अपने को दिया नहीं जाएगा कि स्मॉल m की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल M sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा है, ताकि सिस्टम मूव करेगा। अपन को ऐसे नहीं बोलेंगे, अपन को बोलेंगे बस इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, ये चीज अपन को करनी है। अब अपन को पता चला कि सिस्टम विल नॉट रिमेन स्टैटिक फॉर द वैल्यूज ऑफ स्मॉल m बिलोंग्स टू for the values of small m belongs to capital sorry open interval capital M sin theta plus mu s cos theta से लेके infinity। अगर स्मॉल m की वैल्यू कुछ भी है तो सिस्टम अपना स्टैटिक नहीं रहेगा। एंड सिमिलरली इफ स्मॉल m बिलोंग्स टू राइट इफ स्मॉल m बिलोंग्स टू 0 से तो बड़ा होगा और छोटा होगा किससे? किससे छोटा होगा? राइट, कैपिटल M sin थीटा माइनस म्यू s cos थीटा ओपन इंटरवल से, राइट। इस हिसाब से अपनी स्मॉल m की वैल्यू आ चुकी है। तो स्मॉल m की वैल्यू अगर इस रेंज में आती है तो अपना जो सिस्टम है वो क्या रहेगा? डायनेमिक रहेगा। एंड सेम गोज फॉर दिस। तो अब अपने को पता चल गया कि किस स्मॉल m की वैल्यू के लिए सिस्टम डायनेमिक है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई सिस्टम डायनेमिक है, चलो तो केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में क्या हो रहा है देखो, स्मॉल m जो है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट? कैपिटल M sin थीटा प्लस म्यू s cos थीटा। अब अपन को काइनेमैटिक्स वाली इक्वेशंस बनानी है, तो एक इक्वेशन अपन बना ही चुके हैं। नेट फोर्स ma वाली इक्वेशन बनाओ, तो उसमें देखोगे तो आप t माइनस कैपिटल mg sin थीटा एंड माइनस f, राइट। फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी अपने को पता नहीं है, लेट इट बी अ वेरिएबल, दिस इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। ये दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। अब एक इक्वेशन अपने को और बनानी है, तो वो स्मॉल m के लिए बना लो। तो स्मॉल m का ही मोशन अपन ने ऊपर अज्यूम किया है, तो t माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m a स्मॉल m, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अपने को जो कंस्ट्रेंट यूज करना है वो ये है, तो इक्वेशन सॉल्विंग में बता चुका हूँ, फिर भी a स्मॉल m प्लस a कैपिटल M इक्वल टू 0 को यूज करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? स्मॉल m से, और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल M से, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में सेम आएगा, उसको कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a कैपिटल M प्लस a स्मॉल m। अब a कैपिटल M प्लस a स्मॉल m 0 है, तो ऑब्वियसली दैट डिपिक्ट्स कि दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर नहीं हो सकता। ये ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे आना पड़ेगा, ये ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे आना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इक्वेशंस बनाएंगे तो मैथमेटिकली आंसर ज्यादा करेक्ट आएगा। अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को ऐड करेंगे अपन, तो टेंशन का कोएफिशिएंट क्या आएगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M, राइट। तो टेंशन का कोएफिशिएंट है स्मॉल m प्लस कैपिटल M, है ना। और सबको राइट हैंड साइड में भेज दो ताकि प्लस हो जाए, ये वाली टर्म वैसे ही जीरो हो चुकी है। फिर स्मॉल m कैपिटल M g प्लस स्मॉल m कैपिटल M g साइन थीटा, राइट। एंड प्लस फ्रिक्शन टाइम्स स्मॉल m। तो इसको डिवाइड कर दोगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M से, तो टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे कैसे सॉल्व करना है यार? टेंशन की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अपने को चाहिए ए स्मॉल एम वाली इक्वेशन कहाँ गई? ये रही। तो ये जो टेंशन है ना, इसको उठा के यहाँ डालो, तो अपने पास ए स्मॉल एम की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और आप चेक कर लेना वो वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। अब फ्रिक्शन अपन को डिसाइड करना है, तो फ्रिक्शन को प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा लिखें या माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा लिखें? दिस वैल्यू विल फर्दर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। सो वी नो कि स्मॉल एम जो है, अब स्मॉल एम के लिए दो केस मैंने बताए थे। पहला केस कि स्मॉल एम इससे बड़ा होगा, स्मॉल एम इससे बड़ा होगा, तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन का साइन चेक करना है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब की बार अपना जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक बन चुका है स्टैटिक से, क्योंकि सिस्टम इज नो मोर स्टैटिक फॉर द वैल्यू ऑफ m बिलोंग्स टू दिस। अब एक काम करो, ये जो चीज है इसको अपन को इधर यूज करना है ना। तो एक काम करो यार, पूरी इक्वेशन को g से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इस टर्म को उधर ले जाओ। तो स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा, राइट। दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल एम जी म्यू एस कॉस थीटा, एंड कैपिटल एम जी कॉस थीटा इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस नहीं लगाना, अपने को म्यू के लगाना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ काइनेटिक हो चुका है अपना फ्रिक्शन। तो बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि दिस इज फ्रिक्शन, और ये पॉजिटिव आ रहा है इस तरह। तो आप ऐसे मैथमेटिकली साइन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, मतलब एफ जो है उसको आपको लेना पड़ेगा प्लस म्यू के कैपिटल एम जी कॉस थीटा फॉर द वैल्यू ऑफ एम विल बी ग्रेटर देन दिस। एंड एम लेस देन करोगे आप, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी? माइनस म्यू के कैपिटल एम जी कॉस थीटा।
ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं इस वाले की, तो ये एटवुड्स मशीन 2 है, दिस इज़ अ 2 स्टार प्रॉब्लम, पर टफ नहीं है ये, बिल्कुल भी सिंपल प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ फ्रॉम एचसी वर्मा, अपने को बोला यहाँ पे ब्लैक एरो से जो बना रखा है ये मैंने एक फ़ोर्स है। वी नीड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ एफ। ये फ़ोर्स किस रेंज में लाया करे सच दैट अपना जो सिस्टम है, वो रिलेटिवली मतलब सिस्टम के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब इस सिस्टम का इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इस वाले ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो अपन ने बोला तो इसको सॉल्व करने के भी 2 तरीके, तो मेथड नंबर 1 की बात करें, तो अपन ने बोला पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है लेट इट बी ए सिस्टम, है ना? तो जो ए सिस्टम है उसको मैंने बोला ए नॉट, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज अपना मेथड 1 है। वेज क्या है? ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्लॉक, दिस इज़ वेज। तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज बात करेंगे अपन, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज़ व्हाट? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सबका मास इक्वल है, स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम। ये पुली है, पुली फ्रिक्शनलेस है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, सेम एज़ यूजुअल। अब अपने को एफ की मिनिमम वैल्यू लगानी है। अब आप मोशन को एनालाइज़ करो, अपन एफ की मिनिमम वैल्यू रख लगाएँगे, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएँगे ताकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो आपको क्या फ़ील आती है कि इस ब्लॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी होगी अगर अपन कम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। इसको बोलो F2 फ्रिक्शन 2, इसको बोलो फ्रिक्शन 1। ठीक है? कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे म्यू एस, म्यू के। ठीक है? अब इस तरफ टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T है, क्योंकि कंटीन्यूअस स्ट्रिंग में टेंशन कहीं भी चेंज नहीं होता है, राइट? अब विथ रिस्पेक्ट टू वेज अपन बात कर रहे थे मेथड नंबर 1 में, तो अपना जो वेज है वो रेस्ट पे आ चुका है, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को, स्मॉल एम ए नॉट। ठीक है? इस पे भी एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, स्मॉल एम ए नॉट। अब इस पे जो सूडो फोर्स लग रहा है, मतलब ये वेज पे फोर्स लगाएगा, तो वेज बदले में इस पे एक और फोर्स लगाएगी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वेज, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट? इस पे ग्रेविटी का वेट तो लगने वाला है, दैट इज स्मॉल एम जी। मोशन हो नहीं रहा है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? अच्छा, टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फ्रिक्शन इज ऑल्सो देयर। सो अब एक काम करो, इस पूरे सिस्टम को इस तरह से एनालाइज करो, मतलब मैं कह रहा हूँ ये पूरा एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। ये दोनों ब्लॉक्स वाला जो है ना, केवल स्मॉल एम और स्मॉल एम वाले जो दो छोटे ब्लॉक्स है, ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। तो उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं यार, कि टेंशन जो है दैट बिकम्स द इंटरनल फोर्स, राइट? तो नेट पुलिंग फोर्स जो है उसको अपन इक्वेट कर सकते हैं, है ना? तो देखो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है एम जी, राइट? माइनस एफ वन माइनस एफ टू, टेंशन बिकम्स द इंटरनल फोर्स, माइनस टी प्लस टी जीरो हो जाएगा ना यार। तो स्मॉल एम जी माइनस एफ वन माइनस एफ टू, राइट? दैट इज इक्वल टू, वन सेकेंड, तो एम ए नॉट उस पे उधर लग रहा है फोर्स, राइट? तो एम ए नॉट को भी अपन को लेना पड़ेगा, वन सेकेंड। तो ये भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन में ही है, तो माइनस एम ए नॉट होना चाहिए एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है? तो अपन ने अलोंग द स्ट्रिंग किया ये काम, इसलिए टेंशन इंटरनल बन चुका है। तो एम जी माइनस एफ वन माइनस एफ टू माइनस एम ए नॉट, दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, एंड नेट पुलिंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी जीरो व्हेन टेंशन बिकम्स इंटरनल। तो यहाँ पे देखो आप, स्मॉल एम जी, अब एफ वन कौन सा है? इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन, दैट इज गोइंग टू बी म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन? एम ए नॉट को, क्योंकि इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला है बस एक ही फोर्स है, दैट इज एम ए नॉट। तो म्यू एम ए नॉट माइनस एफ टू की बात करो, तो एफ टू तो सिंपली म्यू टाइम्स कितना हो गया? स्मॉल एम जी। फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, माइनस एम ए नॉट, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब एम से एम सब जगह आप उड़ा दीजिए, ठीक है? तो जी माइनस म्यू ए नॉट माइनस म्यू जी माइनस ए नॉट, एम से एम अपने सब तरफ उड़ा दिया है। अपने को ए नॉट निकालना है, तो ए नॉट का कोएफिशिएंट ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा? वन प्लस म्यू, दैट इज इक्वल टू दिस जी टाइम्स वन माइनस म्यू। जी का कोएफिशिएंट ले लिया, तो ए नॉट जो है दैट इज इक्वल टू जी टाइम्स वन माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू। ए नॉट is equal to f upon 3 times small m. So this is the minimum acceleration now. So the value of f minimum is equal to what? G times 1 minus mu upon 1 plus mu multiplied by 3m. So that is the minimum force जो अपने को लगाना पड़े ताकि सिस्टम अपना इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। क्या वेज तो मूव कर रही है? अपन ने एज्यूम किया सेकंड वाले मेथड में अपना कि वेज रेस्ट पे है, तो मेथड नंबर 2 की बात कर लो अब। तो वेज अपना रेस्ट पे, तो ग्राउंड फ्रेम में अपन चले गए, ठीक है? वेज रेस्ट पे नहीं है ग्राउंड फ्रेम में, विद रिस्पेक्ट टू वेज होता है वेज रेस्ट पे। तो ग्राउंड फ्रेम में बात करेंगे अपन, तो अपने को इक्वेशंस ऑफ मोशन बना लेनी है डायरेक्टली, ठीक है? तो टेंशन लगेगा यहाँ पे, है ना? तो T माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट, ठीक है? ए नॉट क्या है? वही अपना पूरे सिस्टम का सेम एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन थ्री एम, राइट? इस वाले ब्लॉक पे बात करोगे ऊपर की तरफ,
तो हाँ, इस वाले ब्लॉक पे ठीक है, इस पे आगे की तरफ बात कर लेते हैं अपन। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे जो भी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो भी लगेगा इस पे वो m a नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी इसमें जो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज m a नॉट, तो उसको नॉर्मल के बराबर होना पड़ेगा। तो सेकंड ब्लॉक पे कैपिटल N इज इक्वल टू m a नॉट, राइट। अब t प्लस F1, राइट, इस डायरेक्शन में से कोई भी मोशन नहीं होना चाहिए, तो t प्लस F1 कितना होगा? F1 होगा म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन विच इज m a नॉट, ये जो निकाला ना यही तो है नॉर्मल रिएक्शन। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स t प्लस F1 दैट इज इक्वल टू mg, सो दिस इज इक्वल टू mg। तो दो इक्वेशन है अपने पास में। अब t की वैल्यू डालो m a नॉट प्लस म्यू mg, तो दिस इज m a नॉट प्लस म्यू mg प्लस म्यू m a नॉट वाज ऑलरेडी देयर, दिस इज इक्वल टू mg, राइट। यहाँ से वापस से अपनी a नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g टाइम्स 1 माइनस म्यू अपॉन 1 plus mu, where mu is the coefficient of static friction as there is no relative motion between the two small blocks. अब अपने को मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, तो मिनिमम एक्सेलरेशन मैंने दो मेथड से निकाल के दिखाया, तो सेम करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए। तो आप सोचिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस आएगा। तो अपन को अब अज्यूम करना है, ठीक है, मतलब अज्यूम नहीं, अपन को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। अपन बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो एक अमाउंट तक होगा कि भाई मैक्सिमम फोर्स अपन लगा चुके हैं, उसके बाद फोर्स लगाएंगे तो अलोंग द स्ट्रिंग जो है मोशन हो जाएगा, मतलब ये वाला ब्लॉक ऊपर खिसक जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर खिसक जाएगा। तो ब्लॉक ऊपर ना खिसके इसलिए इस पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ये वाला ब्लॉक पीछे ना आ जाए इसलिए इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड सॉल्व, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और उसको 4 से उसको 3m से मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा, तो फोर्स का रेंज मिल जाएगा। तो दिस दिस वाज ऑल अबाउट एटवुड्स मशीन 1 एंड 2। तो ठीक है, ये बेसिक सा है, अपन को बेसिक फंडामेंटल थ्योरी क्लियर है, ये क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, ठीक है। एटवुड्स मशीन का बेसिक्स है ये, राइट। तो अब एटवुड्स मशीन 3 4 5 6 करके देखेंगे अपन, इनफाइनाइट पुलीज वगैरह का सिस्टम जो है वो देखेंगे। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। तो काफी कंसेप्चुअल लेक्चर था ये भी, ठीक है, फालतू का लेक्चर नहीं है। क्यों फालतू का नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी एटवुड्स मशीन है, ठीक है, सिंपलेस्ट एटवुड्स मशीन है ये क्लियर नहीं है तो आगे जाके रोटेशनल मोशन में बहुत दिक्कत आने वाली है। रोटेशनल में दिक्कत आएगी तो मतलब ऑसिलेशंस में दिक्कत आएगी, फिर फ्लूइड्स में ऑसिलेशंस होंगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है, वेव्स होगा वहाँ पे दिक्कत आएगी, सब जगह पे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सब जगह दिक्कत आएगी। तो कंस्ट्रेंट ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है यहाँ पे, जितना अपन ने पढ़ा था आगे यूज़ होगा कंस्ट्रेंट, मेन एप्लीकेशन है ही कंस्ट्रेंट का। नेट फोर्स बराबर एम का एप्लीकेशन था यहाँ पे, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको दो मेथड से देखा, विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में। सो टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।